अगर हम किसी वेव की बात करें, वेव क्या होता है भाई? उर्दू में लहर को वेव कहते हैं, यानी लहर को इंग्लिश में वेव कहते हैं। ये तो मजाक चलता ही रहता है हमारा। अच्छा भाई, तो ये लहर होती क्या है? लहर एक डिस्टर्बेंस है। इंग्लिश में भी लिखूंगा, उर्दू में भी लिखूंगा, तो परेशान मत हो जाइएगा। डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ये इंग्लिश में वेव की तारीफ है। उर्दू में आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये डिस्टर्बेंस जो है एक हलचल को कहते हैं। और ये हलचल किस तरह मच सकती है? मिसाल के तौर पे पानी है, पानी में एक पत्थर आपने जब फेंका तो जहाँ ये पत्थर गिरेगा उसके इर्द गिर्द कुछ हलचल मचेगी। आप समंदर पे कभी गए हो तो आपने ये लहरें देखी होंगी, यही हलचल देखी होगी। दोबारा बना देता हूँ। जब इस पत्थर को आपने पानी में फेंका तो पानी में हलचल मची, लेकिन ये हलचल कोई ऐसी वैसी हलचल नहीं होती। ये हलचल गोल दायरों में बढ़ती चली जाती है, और ये बढ़ती हुई जो लहरें हैं या बढ़ती हुई या फैलती हुई जो हलचल है, इसे वेव कहा जाता है, और ये बराबर होती है। और अब तक आप ये भी जानते हैं कि ये वेव की लंबाई या वेव लेंथ होती है, लैम्डा से इसकी निशानदेही की जाती है, और ये लैम्डा बराबर रहता है। तो डिस्टर्बेंस तो समझ में आ गई, लेकिन ये मीडियम क्या है? अब मीडियम के लिए उर्दू में अच्छा सा लफ्ज़ क्या हो सकता है? मेरे नज़दीक अगर इसको मादा कहिए, लेकिन कौन सा मादा? वो मादा जिसमें लहर बन रही है या बन सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ आपने पानी में जब ये पत्थर फेंका था तो इस पानी में लहर बनना शुरू हुई थी, लिहाजा ये पानी इस लहर का मीडियम हुआ। अब ज़रूरी नहीं है पानी हो। आप अगर साउंड वेव की बात कर लें तो साउंड वेव के बारे में आप जानते हैं कि ये तो पार्टिकल्स के बीच में बनती है, कुछ ऐसी होती है, कहीं फैली हुई होती है और कहीं बहुत नज़दीक होती है। कंप्रेशन रेरिफैक्शन कहलाती है ये। और आप जानते हैं कि ये होता क्या है कि ये सारे पार्टिकल, ये सारे ज़र्रात आगे आने वाले ज़र्रात को धकेलते हैं, और ये ज़र्रात फिर अपने से आगे वालों को धकेलते हैं। तो हमारे पास ये पूरा कंप्रेशन और रेरिफैक्शन और कंप्रेशन ये पूरा सेट हो जाता है। ये वेव होती है। अब अगर हवा में साउंड की, आवाज़ की बात करें तो हवा में हवा के ज़र्रात की वजह से ये वेव बनती है, लिहाजा ये मीडियम हवा के केस में क्या होगा? हवा हो जाएगा। तो अब इसी तरह अगर हम रोशनी की बात करें, लाइट की बात करें, तो रोशनी क्या है भाई? रोशनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये वो वेव है जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। यानी रोशनी के फैलने के लिए मादे की ज़रूरत नहीं होती, रोशनी खला में भी फैल सकती है। तभी तो सूरज से ज़मीन तक हमें रोशनी महसूस होती है और हम दिन और रात का फ़र्क कर सकते हैं। मगर ये रोशनी किस तरीके से फिर फैल रही है? अगर मीडियम नहीं है, यानी किसी चीज़ में ये हलचल नहीं पैदा कर रही, तो किसी चीज़ से गुजरती हुई तो आ रही है ना। यानी खला में भी अगर रोशनी है, ये आपका अजीब सा सूरज है, और यहाँ से रोशनी ज़मीन तक, हम तक पहुँच रही है, तो यहाँ क्या कुछ है जिसमें से ये रोशनी गुजर रही है? क्योंकि हमें तो रोशनी सिर्फ उस वक्त नज़र आती है जब रोशनी किसी शय से टकरा के मुनकिस होकर हमारी आँखों में आए, और हमारी आँखों में भी हमारे रेटिना पे मुनकिस हो। तो इसके लिए एक बहुत आसान सा लफ्ज़ है, बहुत आसान सा, अभी मैं बोल के भी दिखाऊंगा, आपको पता लग जाए कितना आसान है। लुमिनिफेरस ईथर। लुमिनिफेरस का मतलब क्या है? इसको अगर मैं उर्दू में इसकी आसान से आसान भी तशरीह या तर्जुमा कर दूं तो आप कह लीजिए रोशनीदार। और ईथर क्या है? ईथर भी मादा ही समझ लीजिए, लेकिन मादा इसको कह नहीं सकते, क्योंकि फिज़िक्स में जब हम बात करते हैं तो मादा हम कहते हैं मैटर को, और मैटर किससे बना होता है भाई? पार्टिकल से बना होता है। इसकी वॉल्यूम होती है, इसका मैस होता है। लेकिन ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर में कोई मैटर वाली कोई बात नहीं है, मादा नहीं है। ये बस हम कहते हैं कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें से ये रोशनी गुजरती हुई आ रही है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ वजूद रखती है जो खला में है, ज़ाहिर है हमें तो नहीं नज़र आ रही या हमें तो महसूस नहीं हो रही, तभी हम खला को खला कहते हैं, यानी खला खाली है ना। तो क्या ये लुमिनिफेरस ईथर वजूद रखता है या नहीं रखता? ये सवाल है।